हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने एंजाइम की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ाएंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम काम कैसे करता है। जैसा कि बताया है कि बॉडी के अंदर जितना भी रिएक्शन होता है, यानी बायोलॉजिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये एंजाइम मेडिएटेड होता है, यानी एंजाइम के जरिए काम करता है। तो फर्स्ट स्टेप में है, इसको मैंने एक रिएक्शन के तौर पर दिखाया है कि एंजाइम सबस्ट्रेट्स आकर के एंजाइम से कंबाइन करता है, जो बीच में एक स्टेप बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको मैंने यहाँ पर E-S लिखा है। और ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो इंटरैक्शन है कॉम्प्लेक्स में, ये किसकी वजह से है? इन दोनों के बीच में चाहे तो वैन डर वाल फोर्स होगा, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, या आयनिक इंटरैक्शन होगा, यानी ये तीन इंटरैक्शन की वजह से इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है। दूसरी बात, ये जो कॉम्प्लेक्स है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इट इज मोर स्टेबल देन ओनली एंजाइम, यानी खाली एंजाइम से ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, खाली सबस्ट्रेट से ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है। अब एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर जैसे, अब दो मेथड्स हैं एंजाइम एक्शन का, जैसा कि आप छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हैं। नंबर 1 लॉक एंड की मेथड, जिसको इमिल फिशर ने 1819 में दिया था। इमिल फिशर ने 1819 में दिया था। दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जिसको डी कॉस्टलैंड ने 1966 में दिया था। ये दो मेथड है जिसके जरिए एंजाइम काम करता है। दोनों मेथड में कुछ बेसिक बातें हैं, बेसिक डिफरेंसेस हैं। पहला मेथड यानी लॉक एंड की मेथड में एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे का स्ट्रिक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होता है। लेकिन इंड्यूस्ड फिट में एंजाइम और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। जैसे कि एक पार्टिकुलर लॉक जो है एक पार्टिकुलर की से ही खुलता है, दूसरे की से नहीं खुलता है। तो यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, रिजिडिटी ज़्यादा है। लेकिन सेकंड मेथड जो है, जिसको इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ज़्यादा है। तो इससे ये भी एक मॉरल पॉइंट व्यू निकलता है, एक मॉरल पॉइंट निकलता है कि दुनिया में ज़्यादा रिजिडिटी अच्छी चीज़ नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी की सर्वाइविलिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी की लाइफ ज़्यादा होता है, रिजिडिटी की लाइफ कम होती है। ये एक मॉरल टीचिंग है इस जगह। ये एक हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल मैकेनिज्म एक मॉरल वैल्यूज देता है। जैसे मान लिया कि चाबी खो गई तो उस लॉक को तोड़ना पड़ता है, लेकिन अगर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती तो वो दूसरी चाबी से भी खुलती। तो इसलिए लॉक एंड की मेथड, जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के बीच में स्ट्रिक्टली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर शो करता है, यानी रिजिडिटी शो करता है, लेकिन इंड्यूस्ड फिट मॉडल में ये चीज़ कम है, यानी रिजिडिटी कम है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो एक 2-3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने किया है इसमें। एक ये कि इसको लॉक एंड की का कहा गया है, इसमें हैंड्स एंड ग्लोव्स कहा गया है। ग्लोव्स जो है जैसे प्लास्टिक का ग्लोव्स होता है या वुलन ग्लोव्स होता है, जो है ये कई हैंड में फिट हो सकता है।
मतलब काम चलाने के लिए काम किया जा सकता है, लेकिन लॉक एंड की जो है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, इसमें कम होता है। दूसरी बात, एक्टिव साइट नॉट वेरी रिजिड एंड चेंज अकॉर्डिंग टू कन्फॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अकॉर्डिंग टू नॉट स्ट्रिक्टली कम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने पहले कर दिया। यानी यहाँ पर के एंजाइम जो है का जो एक्टिव साइट है वो उतना रिजिड नहीं है, एक फ्लैक्सिबल स्ट्रक्चर है जो अकॉर्डिंग टू इनकमिंग सबस्ट्रेट, यानी जो सबस्ट्रेट आ रहा है उसके हिसाब से वो अपने एक्टिव साइट को चेंज करता है। सो एज पर माई थिंकिंग इस मॉडल को ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल माना गया है। दूसरी बात, इसकी सर्वाइवेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी इफेक्टिविटी भी ज़्यादा है। ये था दो मैकेनिज्म एंजाइम एक्शन का। तो फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप था लोअरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन एनर्जी देखिए, क्योंकि जैसे ए जो है केमिकल एक रिएक्शन है, इसके साथ ए और बी कंबाइन किया, ये दिया ए बी, तो ये दोनों रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्टेंट के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी जो कि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बैरियर का काम करता है। हाँ, जैसे हम एक पत्थर को धक्का देते हैं तो वो पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता है, तो फिर थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो भी वो नहीं हिलता है, लेकिन फिर थोड़ी सी ज्यादा निकालते हैं तो भी वो नहीं निकलता है, लेकिन उससे जरा सा ज्यादा देते हैं तो वो पत्थर अपनी प्लेस को छोड़ देता है। तो वो मैक्सिमम फोर्स जो कि उसको उस पोजीशन पर रहने पर मजबूर किया, तो उसी तरह से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करने के लिए, मात देने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to overcome the potential energy of chemical reactions to convert it into product is called energy of activation। और enzyme का काम क्या है, rate of reaction कैसे तेज करता है, इसी energy of activation को वो lower कर देता है। वो क्या करता है, कम कर देता है, जिसको मैंने इस ग्राफ में दिखाने की कोशिश किया है कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट से रिएक्शन किया, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर एंजाइम फ्री हो गया। तो ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये एक एक्टिवेटेड है, ये एक एक्टिवेटेड सब्सटेंस है, और ये प्रोडक्ट में ब्रेक होने में बड़ी आसानी होती है, जिसको मैंने इस ग्राफ से दिखाया है। इस साइड में y एक्सिस पे हमने एनर्जी लेवल को दिखाया है, x एक्सिस में हम केमिकल चेंज को दिखाया है। ये जो मैक्सिमम लेवल है, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट एनर्जी यहाँ पर ये एक इंटरमीडिएट स्टेट B पर आया। B क्या है, एक एक्टिवेटेड ट्रांजिशन स्टेट है। B क्या है, ये एक एक्टिवेटेड ट्रांजिशन स्टेट है। ये जो मैक्सिमम एनर्जी है, इसी मैक्सिमम एनर्जी को हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहेंगे, लेकिन जब इसको हम एंजाइम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये एनर्जी यहाँ से यहाँ तक घट गई। घटने के बाद ये रेट ऑफ रिएक्शन का हो गया, प्रोडक्ट हमारा C दे दिया। तो ये जो डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हुआ,
ये एंजाइम के वजह से हुआ। तो बी एक ट्रांजिशन स्टेट है, बी टूटने में, प्रोडक्ट में टूटने में, कन्वर्ट होने में आसानी होती है। ए डायरेक्ट नहीं होता है, ए बल्कि एक इंटरमीडिएट स्टेट में जाता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स स्टेट कहते हैं, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। वो ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये एक ग्राफ है जो इस चीज को शो कर रहा है। थर्ड है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक हुआ। तीसरा जो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में आएगा, तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिक्रीज इन ईए। ईए मीन्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस। तो नंबर 1 प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट। नंबर 2 strain in substrate molecule. Number 3 acid base catalysis. Number 4 covalent catalysis. Proximity. Proximity मतलब क्या है? जैसे ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम का ये आपका AS यानी एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट है। तो ये एंजाइम का एक्टिव साइट और ये सबस्ट्रेट जब एक दूसरे से कंबाइन करता है, इसी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट। तो जब इसका कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, इससे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कमी हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इन शॉर्ट में proximity of substrate and enzyme lowers entropy leading to lower energy of activations. Entropy मतलब जाहिर सी बात है के तौर जैसे मान लिया कि हम दीवार में कील ठोक रहे हैं, तो अगर हम हथौड़ा और कील का जो हेड होता है दोनों की प्रॉक्सिमिटी टच अगर अच्छा होगा तो आसानी से कील चला जाएगा, लेकिन अगर उसको टच बढ़िया से नहीं करेगा, प्रॉक्सिमिटी नहीं होगी तो नहीं जाएगा। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी इंडिकेट कर रहा है ये। और दूसरा है स्ट्रेन इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंडिंग सबस्ट्रेट टू एंजाइम ब्रिंग्स स्ट्रेन इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लीडिंग ट्रांजिशन स्टेट्स। मतलब जाहिर सी बात है जितना बाइंडिंग होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा और सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या है? ये एक ट्रांजिशन स्टेट है और ट्रांजिशन स्टेट क्या करता है? एंट्रोपी को लोअर करता है। एंट्रोपी जब लोअर हो जाता है तो क्या हो जाता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाता है। जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। एंड द थर्ड इज एसिड बेस कैटालिसिस को मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया है यहाँ पर। मतलब कुछ एसिड जो है, कुछ एमिनो एसिड जो है एसिडिक होता है, कुछ बेसिक होता है। एक प्रोटॉन देता है, एक प्रोटॉन लेता है। इस प्रोटॉन लेने और देने की वजह से नहीं गया। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है सबस्ट्रेट प्रोटॉन लिया और उसके बाद फिर ये वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट दे दिया। तो ये एसिड बेस कैटालिसिस होता है इस तरह से, यानी एक प्रोटॉन डोनर होता है। इसका एग्जाम्पल है राइबो न्यूक्लियेज। दूसरा है कोवेलेंट कैटालिसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सेलरेटेड बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स बिटवीन ई एंड एस, यानी एंजाइम एंड सबस्ट्रेट विच लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस। मतलब एनर्जी मतलब इसके बीच में कुछ नहीं है। ये है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट यानी एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के बीच में जो एक कोवेलेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कॉम्प्लेक्स बना और वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट में है। ट्रांजिशन स्टेट जो है क्या कहते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर करता है। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ये है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसको आप बढ़िया से देखें और अच्छा से इसका फायदा उठाएं। थैंक यू।